My name is Hina and today I'll teach you economics. Before going further to your subject matter, firstly I'll tell you about this subject and its subject matter and about their examination pattern and their marking scheme etc. So आपका जो ये पेपर है इकोनॉमिक्स का दैट विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 60 मार्क्स. ओके, ये जो आपका पेपर होगा ये आपका 60 मार्क्स का होगा. In your exam you will get only MCQs questions out there. आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ MCQs question मिलेंगे that you will have to answer. MCQs means there will be 4 options regarding A, B, C and D to that particular question. And उसके हिसाब से आपको जो आंसर लगता है आप उसे वहां पे टिक कर सकते हो. बट रिमेम्बर, आपके पेपर के अंदर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है. दैट मीन्स इफ यू आंसर 4 wrong, if you give 4 wrong answers then you will get deducted your 1 mark automatically. ठीक है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग दे दिए तो वहां पे आपका 1 मार्क जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है दैट आपके इकोनॉमिक्स के पेपर जो है उसका टोटल जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो कितना है, 60. आपके पेपर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और उसके अलावा आपके पेपर के अंदर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 4 आंसर्स जो है वो रॉन्ग दिए देन यू विल गेट योर 1 मार्क डिडक्टेड ऑटोमेटिकली. ओके, सो नाउ मूविंग टू योर फर्स्ट चैप्टर. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर एंड स्कोप है वो क्या है. बिफोर मूविंग टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो इकोनॉमिक्स है उस टर्म का क्या मतलब है. सो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है इकोनोमिया व्हिच मींस हाउस होल्ड. ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड. टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि 19th सेंचुरी तक जो हमारी इकोनॉमी थी उसे हम क्या बोलते थे, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी से जो रेफर करते थे. द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में जो पब्लिश हुई थी, जिसे अब हम क्या बोलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस बोलते हैं, जिन्हें एडम स्मिथ ने राइट किया है. वो फर्स्ट मॉडर्न वर्क है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन दी हुई है. फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में हम क्या लोगों को स्टडी करते हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो वो उसके बारे में बताता है. देन in words of Lyon Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between given ends and scarce means which have alternative uses. इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जो कि उसकी गिवन एंड्स का मतलब क्या होता है, जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं. ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उनको जो पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं. तो वो स्केयर्स मीन्स हैं एंड ऑल्सो उनके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस भी होती हैं. And in words of Paul A. Samuelson, economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. और economics जो है वो एक ऐसा स्टडी है जहाँ पे सोसाइटीज यानी कि पूरी यूनिट ऑफ पीपल जो है वो क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करती है वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाने के लिए, ताकि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सो आपको यहाँ पे 2 चीजें पढ़ने के लिए मिली मेनली. These two fundamental fact that human beings have unlimited wants, कि human beings की जो wants है वो unlimited होती हैं, plus the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce. और इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं. ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को फॉर्म करती हैं. बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम 2 चीजें मेनली पढ़ते हैं. पहला क्या रहता है कि बीइंग ह्यूमन हमारी बहुत सारी वांट्स होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है. तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें कि अपना सेटिस्फेक्शन लेवल हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं. ये तो था एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन के पॉइंट पे. सेकंड डिसीजन मेकिंग क्या आएगा इसमें भी कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, हमको एक पिक करते हैं. एंड दूसरा जो इसके अंदर आता है जिसको हम इंक्लूड करके चलते हैं वो होता है प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू
व्यू से कि वो क्या सोचते हैं दैट वो वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनके पास भी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है कि वो ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है कि उन्हें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ही प्रोडक्शन करना है। तो वहां पे भी उनकी रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो बेसिकली काउंट होती है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज बनाते हैं, कौन सी वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाते हैं जो कि सोसाइटी को क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इन दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, ह्यूमन बींग्स की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और दूसरा, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, प्लस उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सो ये आपका इकोनॉमिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपको आगे आने वाले चैप्टर में क्या होगा, रिपीट होगा। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय व्हिच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society। इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जो उन प्रोसेसेस को स्टडी करता है जहां पे रिलेटिवली जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं अनलिमिटेड वांट्स को एक ह्यूमन बीइंग की पूरा करने के लिए। ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर एलोकेटेड टू द हायर वैल्यू यूजेस, यानी कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज तब ही हो सकती हैं जब वो हम लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं जो कोई उनकी वैल्यू करते हैं, यानी कि जिनको उनकी जरूरत पहले है, जिनको उनकी जरूरत ज्यादा है। अगर हम एक चीज उस पर्सन को देते हैं जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसकी वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा रहती है, एंड वो उसे एफिशिएंटली यूज भी करता है। सो इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज इनटू goods and services to satisfy the most pressing of our infinity wants, and how we distribute these goods and services among them ourselves। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जो हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से अच्छा काम करते हैं या कैसे अपना काम टुगेदर भी करते हैं ताकि अपने स्केर्स रिसोर्सेज को हम वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके अपनी इन्फिनिटी नॉट्स को क्या कर सकते हैं, वांट्स को पूरा कर सकते हैं। Then economics therefore concern itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resources to various uses, it also deals with the processes by which the productive capacity of these resources is increased, and with the factors which in past have led up to sharp fluctuations in the rate of utilization of these resources। In simple terms, इकोनॉमिक्स की स्टडी सिर्फ यही नहीं बताती कि हमने अपने स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है ताकि हम उनको प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकें, इफेक्टिव प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकें, बल्कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने कैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। दैट मीन सिर्फ प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट नहीं करना होता हमने, बल्कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी हम बढ़ाते हैं, इस तरीके से बढ़ाते हैं कि हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए और हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हम एफिशिएंटली क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स के बारे में एक छोटा सा जो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन थर्ड है, the study of economics will enable us to develop an analytical approach that help us in understanding and analyzing a wide range of economic issues। इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें एबल करती है कि डिफरेंट तरीके के जो इकोनॉमिक इश्यूज हम फेस करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं या कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इट वुड आल्सो प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स that can be applied in different situations। इसके अलावा ये हमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉडल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक इश्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं एक कंट्री के अंदर जो फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ मैं, जैसे कि क्या रहता है, पॉवर्टी होता है, या फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ये बेसिकली वो इश्यूज हैं, वो इकोनॉमिक इश्यूज लगा लो या वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लगा लो जो कि एक कंट्री को क्या करने पड़ते हैं, नेशन को फेस करने पड़ते हैं। सो इकोनॉमिक की स्टडी में ये बताते हैं कि हम इन्हें इफेक्टिवली कैसे क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। देन द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर। वही सेम चीज है कि हमें वो टूल बताती हैं, वो चीजों को असिस्ट करने में हेल्प करती हैं जिसकी हेल्प से हम जो हमारे पास जितने भी अवेलेबल कोर्सेस ऑफ एक्शन है, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें हम बेस्ट वन क्या कर सके, पिक कर सके। However, it is necessary to remember that most economic problems are of complex nature and are affected by several forces, some of which are rooted in economics and others in political setup, social norms, etc.
लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो डिफिकल्ट होती हैं समझने के लिए, तो वो उनमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं जो इकोनॉमिक से ही अराइज हुई हो, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है, जैसे कि पॉलिटिकल सेटअप हो गया, सोशल नॉर्म्स हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को जरूर अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक स्टडी हमें इन्हें अंडरस्टूड करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। देन the study of economics can ensure that all the problems will be appropriately tackled out, but without doubt, it would enable a student to examine a problem in its right perspective and would help him in discovering suitable measures to deal with the same. लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या करती है, हमें ये बताती है कि हम उन प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझकर, राइट पर्सपेक्टिव से समझकर उन्हें कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब हम अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इस चीज की गारंटी नहीं देता कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी हम उन्हें इफेक्टिवली एप्रोप्रिएटली टैकल आउट कर लेंगे, लेकिन हाँ, एक रैशनल जजमेंट जो होता है, एक रैशनल पर्सपेक्टिव जो होता है किसी चीज को सोचने का, समझने का, इकोनॉमिक्स की स्टडी से हमें वो जरूर मिल जाता है, ताकि हम उन्हें क्या कर सकें, अपने आगे के जो हमारे सुटेबल मेजर्स हैं उनके साथ डील करने में हम क्या कर सकें, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है, या जिसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। So, as we are aware, the survival and success of any business depends upon the sound decisions. हमें ये पता है कि अगर हमारे डिसीजंस अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली हमारी बिजनेस या हमारी कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही करेगा. So, decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining desired end from two or more alternative courses of action. डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट वन पिक करने के लिए क्या करता है, मतलब एबल करता है कि हम उसमें से बेस्ट वन पिक कर सकें, ताकि हम अपने डिजायर्ड जो हमारे रिजल्ट्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। जितने भी अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हैं उनको यूज करके या उनमें से कोई भी बेस्ट वन पिक करके जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। Decision making involves evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative which the decision maker finds as the most suitable. Decision making ऐसा process होता है जहाँ पे हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, अपना रैशनल जजमेंट लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है उसके बेस पर। सो एज एक्सप्लेन्ड अबाउट द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज़ आवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या है कि हमारे पास चॉइस बहुत होती है ना, मतलब एज अ कंज्यूमर भी हमारे पास चॉइस बहुत है, एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो इसलिए हमें उनमें से बेस्ट वन पिक करना होता है ताकि हम क्या कर सकें, अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकें। तो यही मैंने आपको बताया हुआ है दैट मोर एफिशिएंट जो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं उन्हें हम पिक करते हैं, एंड लेस एफिशिएंट जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। देन सो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल टर्म्स में जो हम लेकर चलते हैं वो होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन लेने का काम है वो किसने करना है, मैनेजमेंट ने करना है। और मैनेजमेंट करेगा कब, जब उसके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या उसके पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। और वो कैसे अराइज होता है कि जो जो उसके पास अवेलेबल है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली उनको बहुत तरीके से वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उनको क्या करना है, उनको एक ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी है जिसकी हेल्प से उनका जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो सके, प्लस जो उनकी कॉस्ट है वो क्या आ सके, कम आ सके। ठीक है। उसके बाद आपको आता है द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। मैनेजमेंट जो होती है बिजनेस की, उसे ये तीनों तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रेटेजिक भी लेने होते हैं, टैक्टिकल भी लेने होते हैं, एंड ऑपरेशनल भी लेने होते हैं। अब फर्दर ये होते क्या है, स्ट्रेटेजिक जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो हम लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। टैक्टिकल जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं जो कि हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेती है, जो कि 1 ईयर या उससे आने वाली नेक्स्ट ईयर के लिए बेसिकली जो हम डिसाइड करते हैं वो। एंड ऑपरेशनल डिसीजंस हमारे वो होते हैं जो कि हमारे डे टू डे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं, एंड ये कौन लेता है, हमारा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो ये तीनों तरीके की डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना पड़ता है, सो दैट हम एफिशिएंट मैनर में अपने काम को क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। सो आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि मतलब कि कौन कौन सी चीजों की रिगार्डिंग आपको डिसीजन जो है वो लेने होते हैं। फर्स्ट क्या है, शुड द फर्म बी इन बिजनेस, क्या फर्म को इस बिजनेस के अंदर होना चाहिए, मतलब क्या है कि क्या फर्म के लिए ये बिजनेस बेनिफिशियल है या नहीं है।
ये सबसे पहले हमने डिसाइड करना है। देन शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कंपेटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट, क्या फर्म को अपना जो प्रोडक्ट है वो एक हाईली कंपेटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्च करना चाहिए। If the firm decided on launching the product, which available technique of production should be used? अगर फर्म यूज करती है, सोचती है कि उसे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कौन सी टेक्निक को यूज करेगी? टेक्निक मतलब कि या तो वो यूज कर सकती है लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर ज्यादा होगा, और दूसरा कौन सा होता है कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे कैपिटल यानी कि हमारी मशीनरी ज्यादा यूज होती है। From where should the firm procure the necessary inputs and at what prices so as to have competitive edge in the market? कहाँ से फर्म अपने नेसेसरी इनपुट्स को क्या करता है, प्रोक्योर करता है, गेट करता है, और कौन से प्राइसेस पे, ताकि वो मार्केट में कंपटीशन के अंदर क्या कर सके, मेंटेन रह सके। देन शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स, क्या फर्म को अपने कंपोनेंट्स खुद से बनाने चाहिए या फिर उसे मार्केट से परचेज करना चाहिए? हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड एट व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए और उसे हमें कौन से लेवल कितने प्राइस पे क्या करना है, सेल करना है, ये भी हम पहले से डिसाइड करते हैं। How will the product be placed in the market? Which customer segment should we focus on? And how can we improve the customer experiences? यानी कि हमने अपनी मार्केट को, हमने अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में किस तरीके से क्या करना है, लॉन्च करना है, कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है, मींस टू से हम किड्स को टारगेट कर रहे हैं, हम ओल्ड एज को टारगेट कर रहे हैं, या हम टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट भी हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने यूज करनी है, और मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए। एंड लास्ट, हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, और जितनी भी बिजनेस के अंदर रिस्क या अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको, उनके साथ हम कैसे कॉप अप करके चल सकते हैं। तो ये आपके कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस फर्म के अंदर लिए जाते हैं, और ये तब लिए जाते हैं जब हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, जब हमें पता होता है कि हाँ यहाँ पे हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या आ सकती है, काम आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है मार्केट में, बहुत सारी सर्विसेज बनती हैं, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, बहुत सारे तरीके के फंड्स अवेलेबल होते हैं। अब वो डिपेंड हम पे करते हैं कि हम क्या पिक करते हैं उसमें से, क्योंकि यूज तो हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो उनको लेस एफिशिएंट हमने मतलब क्या करना होता है, सॉरी लेस एफिशिएंट नहीं, मोर एफिशिएंट वे में हमें उन्हें यूज करना होता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो सके और वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आल्सो रेफर टू एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेन काम किया जाता है वो आता है डिसीजन मेकिंग का, और जहां पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है वहां पे मैनेजर्स तो आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि डिसीजन लेने का काम किसका होता है, मैनेजर्स का होता है, इसीलिए इसमें मैनेजर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। So generally refers to the integration of economic theory with the business practice. While the theories of economics provide the tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, and competition, etc., business economics applies these tools in the process of business decision making. Economics की theory के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं regarding cost, demand, supply, and competition and pricing policies, etc. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे हम इन चीजों को पढ़ते हैं ना, एक्चुअली में ये चीजें बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। So thus business economics comprises of that part of economic knowledge, logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. तो इकोनॉमिक जो है वो क्या करती है, वो पार्ट होता है हमारी इकोनॉमिक नॉलेज का, या हमारी लॉजिक्स का, या हमारी थियोरीज का, जिसके अंदर हम रैशनल डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मतलब इन ब्रीफ हम इसे क्या कहते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर जो गैप होता है उसे फिल करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक थियोरी के अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, किसी भी प्रॉब्लम को रिलेटेड, किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज को रिलेटेड, या किसी भी चीज को रिलेटेड, और वो जब प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने का टाइम आता है, अप्लाई करने का टाइम आता है, तो वो हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग बन जाती है, जो कि हम मैनेजमेंट के अंदर होती है। तो इसलिए इकोनॉमिक की जो थ्योरी होती है, या जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है, ये इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है उसे फिल करने का काम करता है। इसीलिए इसे हम क्या रेफर करते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रेफर करते हैं। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन with economic theory, micro as well as macroeconomics, operational research, statistics, mathematics, and the theory of decision making. Business economics का जो close connection होता है इन सभी चीजों के साथ, a professional business economics has to integrate the concept and methods from all these discipline in order to understand and analyze practical managerial problem. तो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो होता है, या एक प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है, उसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली एनालाइज कर सके कि हाँ कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल या कौन से मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग,
बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उनके लिए भी यूज होता है। अब उनके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल कैसे है, क्यों, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी क्या कर सकती हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं, मतलब वो मेडिकल हेल्प भी दे सकती हैं, वो एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा सकती हैं, या फिर वो मतलब और बहुत तरीके से हेल्प करती हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी हेल्प करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अब वो उनमें से कौन सा पिक करते हैं जो प्रिवेलिंग इकोनॉमी के लिए या प्रिवेलिंग सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, वो भी उनका अपना रैशनल डिसीजन है, तो इसलिए ये इनके लिए भी यूज होता है। देन आता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको पहले जो डेफिनेशन दी गई थी वो थी इकोनॉमिक्स की, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का काम करता है, एंड यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करेगा। So business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. Business economics जो है उसे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस की फॉर्म में बेसिकली स्टडी करते हैं, ताकि हम ऐसे बिजनेस डिसीजन जो है वो ले सके जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो सही तरीके से यूज हो सकते हैं। Then Jordan defined business economics in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies, यानी कि इकोनॉमिक की स्टडी हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज या बिजनेस पॉलिसीज भी बनाने में हेल्प करता है। Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, and break-even analysis and cost analysis. So इसे हम applied economics भी बोलते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, क्यों, क्योंकि ये theory और practical के बीच का जो gap है उसे क्या करता है, fill करने का काम करता है। कैसे करता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी quantitative techniques होती हैं, जैसे कि linear programming हो गया, regression analysis हो गया, capital budgeting हो गया, या cost analysis हो गया, price analysis हो गया। इन सबको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी जो हमारी बिजनेस में प्रिवेलिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन आपके पास आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते दो लेवल पर हैं, एक तो हमारा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक इसका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पर, और ये जो है किस पे स्टडी करता है, एग्रीगेट लेवल पर। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस है। इंडिविजुअल लेवल पर कैसे, एक फर्म के लिए, एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए या एक कंपनी के लिए कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसी कैसी आती हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट का मतलब है नेशन वाइड जो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। In other words, microeconomics examine how the individual units, चाहे वो firms हैं, चाहे वो consumers हैं, make decision as to how to efficiently allocate their scarce resources। मतलब वो ये देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली ये एग्जामिन करता है कि एक इंडिविजुअल जो यूनिट है, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अलोकेट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो ले सकते हैं। Here the focus is on a small number of group or a group of unit rather than all the units combined। ठीक है, मतलब एक small number of people को या small number of group को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ना कि सारी यूनिट्स हमने कंबाइन कर देनी है। एंड इट डजंट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और ये एक्सप्लेन नहीं करता कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम बेसिकली अराइज हो रही है। सो हम क्या क्या स्टडी करते हैं बेसिकली इसके अंदर, प्रोडक्टिव प्राइसिंग, कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, economic conditions of a section of people, behavior of firms and location of industry। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर यानी कि इंडिविजुअल फर्म या कंज्यूमर की बेस से क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना और द इकोनॉमी एज अ होल। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेट लेवल पर नेशन वाइड ये स्टडी करता है rather than its individual parts। Accordingly, in macroeconomics, we study the behavior of the large economic aggregates such as overall level of output, total consumption, total saving and total investment, and also how these aggregates shift over time। मतलब इसके अंदर हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, जैसे उसमें हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल लेवल पे कंजम्पशन कितना होता है, इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग कितनी है या इनकम कितनी है, यहाँ पे वो सब चीजें टोटल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को हम कंबाइन करके फिर देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो कैसी है। और ऑल्सो ये टाइम टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि वो बिजनेस यूनिट्स के लिए बनाते हैं। इट एनालाइजेस द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन व्हिच द फर्म, गवर्नमेंट्स एंड हाउसहोल्ड जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं।
However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decision made by millions of different consumers and producers. Obviously affect हुआ क्यों? क्योंकि एग्रीगेट लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इसमें बहुत ज्यादा होंगे और ऑब्वियसली उनके डिसीजन जो है वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो अनकाउंटेबल जो इनके डिसीजन होती हैं वो क्या कर जाते हैं, इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और उसके लेवल पर हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। अब इसके कौन कौन से एरियाज है, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट क्या है, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या रहता है, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या रहता है एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है। सो ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो कि नेशन वाइड हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिनको स्टडी करके हमें पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है नेशन की, इंडियन जो इकोनॉमी है वो किस लेवल पे क्या करती है, वर्क करती है। उसके बाद आपको दिया हुआ है, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है दैट नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ ए नेशन एंड इंटरेस्ट रेट विल बी यूजफुल फॉर द बिजनेस इकोनॉमिक्स इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी। अब अगर हमें नेशन के, एक कंट्री के इंटरेस्ट रेट के बारे में या उनकी बाकी की जो रेट पॉलिसीज है उनके बारे में पता होगा तो वो उनकी हेल्प करेगा सुटेबल जो आगे वो आने वाले टाइम में पॉलिसीज बना सकते हैं वो कैसी बनाएंगे। मोरओवर द लॉन्ग रन ट्रेंड्स इन द बिजनेस वर्ल्ड आर डिटरमिन्ड बाय द प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। और लॉन्ग रन में जो लॉन्ग टाइम की जो ट्रेंड्स होती हैं बिजनेस के, लॉन्ग टाइम जो पॉलिसीज बनती हैं बिजनेस की किसी की भी, वो ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स को ध्यान में रखते ही क्या की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।